हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी 365। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। जो इसका बेसिस रहेगा वो रहेगा क्लास 11th एनसीईआरटी जो कि आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी गई है। इसमें हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। हम बेसिकली डिपेंड करेंगे कुछ डेफिनेशंस पर और बाकी जो है हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटिव हो सकते हैं या जो उस चैप्टर को कवर कर रहे हों या उस चैप्टर से पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें हम लोगों का मेन एम जो रहेगा वो जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं मेंस के लिए, जो उसमें मेंस में आ सकते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, वो हम कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर, इसमें हम चैप्टर वाइज भी डिस्कशन करेंगे। जो पहला चैप्टर रहेगा वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देयर आफ्टर जो बाकी के चैप्टर्स रहेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसको हम लेते हैं। उसमें हम जो पहली डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। एथनिक ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स किन्हें कहते हैं? एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉमन कल्चर के हों, एक ही कल्चर हो, एक ही जैसी लैंग्वेज बोलते हों, एक ही रिलीजन फॉलो करते हों और जिनकी एंसेस्ट्री यानी कि जिनके एंसेस्टर्स भी सेम हों। और उनमें क्या होता है कि जो ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ज़्यादातर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन करी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सम कल्चरल रिचुअल्स एंड फोक टेल्स। तो अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम से हम सभी लोग परिचित हैं। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एंशिएंट टाइम्स में इनका ये क्या था, एक तरह का एक सोशल क्लासिफिकेशन था जिसमें कि लोगों को उनके फंक्शंस के हिसाब से, जो वो काम थे उनके सोसाइटी में, उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है चक्रवर्तीन। एक शब्द है चक्रवर्तीन। क्या होते हैं चक्रवर्ती? वो जैसे हम लोग नाम सुना होगा चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो ये ऐसे राजा हुआ करते थे जो कि अपनी अथॉरिटी सारे ही डायरेक्शन यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी 4 डायरेक्शंस में अपने एम्पायर को फैलाना चाहते थे। इसका एग्जांपल हम सम्राट अशोक तो जानते ही हैं। एक और बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ करते था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट इज व्हाट इज सांस्कृतिक कल्चर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम संस्कृताइजेशन। सांस्कृतिक कल्चर क्या होता है और ये संस्कृताइजेशन से कैसे डिफर करता है, डिफरेंट होता है। तो एक चीज़ समझने वाली है, ये दोनों बहुत ही मिलते जुलते शब्द हैं पर इनका मतलब बिल्कुल ही अलग है। सांस्कृतिक कल्चर जहाँ की रेफ़र करता है ऐसे कल्चर, कस्टम्स और ट्रेडिशंस एंशिएंट इंडिया के जो कि डेवलप हुए किससे? संस्कृत लैंग्वेज से। ये ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत लैंग्वेज या जो कि उस टाइम पे लैंग्वेज ऑफ द एलिट्स कही जाती थी, जो एलीट क्लास था उसकी लैंग्वेज हुआ करती थी संस्कृत। तो उससे जो कल्चर, कस्टम्स और ट्रेडिशंस डेवलप हुए एंशिएंट इंडिया में, उसको कहते हैं हम सांस्कृतिक कल्चर। इसमें आ जाता है हमारा लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब संस्कृताइजेशन क्या होता है? संस्कृताइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि नॉन सांस्कृतिक कल्चर जो होते थे वो सांस्कृतिक कल्चर्स के एलिमेंट्स को अपनाने की कोशिश करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है हमारा वो एक सांस्कृतिक कल्चर का पार्ट होता था, बट लेटर क्या हुआ कि वो नॉन सांस्कृतिक यानी कि जो ट्राइबल कल्चर था उन्होंने भी इसको अपना लिया। ओके। नेक्स्ट हमारा जो इस चैप्टर में बात करी गई है वो है व्हाई इज़ द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया इम्पॉर्टेंट। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो स्टडी है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला, इट टेल्स अस हाउ व्हेन एंड वेयर पीपल डेवलप्ड अर्लियस्ट कल्चर इन आवर कंट्री। कैसे हमारा कल्चर कब, कहाँ और कैसे डेवलप हुआ लोगों ने, और कैसे लोगों ने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर और सेटल्ड लाइफ। पहले आपको पता होगा लाइफ नोमैडिक लाइफ थी, लोग इधर उधर भटका करते थे। कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। कैसे एंशिएंट इंडियंस ने डिस्कवर किया नेचुरल रिसोर्सेज को और उनको यूटिलाइज करना शुरू किया। कैसे उन्होंने फार्मिंग, स्पिनिंग, वीविंग, मेटल वर्क ये सब स्टार्ट किया और अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड्स को
क्रिएट किया। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं रहा था, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ क्या डिस्कवर करी, फायर का यूज़ करना। दूसरी चीज़ जो थी वो क्या थी, व्हील्स का यूज़ किया। तो व्हील्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फार्मिंग में, स्पिनिंग, चाहे वो फार्मिंग हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, स्पिनिंग हो, वीविंग हो, इन सब में व्हील्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब ये हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की स्टडी हमें बताती है कि कैसे पहले विलेजेस बने, फिर उसके बाद सिटीज़ डेवलप हुई और फाइनली लार्ज किंगडम्स जो है वो बने। शुरुआत में तो लोग जो थे वो ऐसे ही इधर उधर भटका करते थे ग्रुप्स में, उनका कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी, तो ऑब्वियसली विलेजेस और सिटीज़ भी नहीं थी। टाइम के साथ साथ जैसे लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया, जैसे उनको सेटल्ड लाइफ के बारे में पता चला, तो वैसे वैसे विलेजेस और सिटीज़ जो है वो डेवलप होने लगी। हड़प्पन कल्चर से हम ये जानते हैं कि वो एक बहुत ही एडवांस्ड कल्चर था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग्स प्रेवलेंट इन इंडिया टुडे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्ट्स। जो आज के टाइम पे हम लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं उनसे ही डिराइव करी गई हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, एक्सप्लेन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये एस्से का टॉपिक भी हो सकता है, तो इसलिए इसको खासकर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। India proved to be a crucible of different ethnic groups like pre-Aryans, Indo-Aryans, Greeks, Scythians, Huns, Turks, etc. तो इंडिया में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बाहर के सेंट्रल एशिया और टर्की बहुत सारी जगहों से आए। उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपना जो कल्चर था वो यहाँ के लोगों के साथ एसिमिलेट कर लिया। तो इसी वजह से ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। एक बहुत ही रिमार्केबल फीचर है हमारी एंशिएंट इंडियन कल्चर का। क्या, जैसे आपने एक गाना सुना होगा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है कि वो मिस्र यूनान सब मिट गए, बाकी है निशा हमारा, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये गाना जो है ये दिखाता है कि रोम, मिस्र और यूनान की जो सभ्यताएं थीं वो आज के टाइम पे ख़त्म हो गई, बट हमारी सभ्यता आज भी वैसी ही चलती चली आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ का एक बहुत ही रिमार्केबल फीचर रहा है क्या, कोमिंगलिंग ऑफ द डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स। तो हमने क्या किया, किसी एक कल्चर को ही पूरी तरह से सेटल नहीं होने दिया, हमने हर कल्चर की कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े एलिमेंट्स जो हैं वो ले लिए, और इस तरह से आज वो इतने अच्छे से मिक्स हो गए हैं दैट एट प्रेजेंट नन कैन बी आइडेंटिफाइड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वी फाइंड कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ द लिंग्विस्टिक for the linguistical cultural unity in 3rd century BC Prakrit served as a lingua franca, later Sanskrit acquired the same position। यानी कि 3rd century BC तक जो है वो प्राकृत बहुत फेमस रही। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। जो मोस्ट फेमस लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, प्राकृत थी। लेटर जो है वो संस्कृत ने यही जो प्लेस है वो एक्वायर कर लिया। ओके, Though people speak different languages, practice different religion, observe different social customs, they follow certain common styles of life throughout the country। हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं और अलग अलग सोशल कस्टम्स को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा थ्रू आउट द कंट्री एक कॉमन लाइफस्टाइल है जो हम सभी फॉलो करते हैं, राइट। नेक्स्ट है रामायण एंड महाभारत। रामायण एंड महाभारत जो आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया के जो है वो एपिक्स हैं, ये नॉर्थ इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट जितना डिवोशन से, जितना ज़ील से इनको बनारस और तक्षशिला जैसे जगहों पर पढ़ा जाता था, सेम डिवोशन और सेम ज़ील के साथ इनको तमिल्स के द्वारा भी पढ़ा गया। ओरिजिनली रामायण और महाभारत को तमिल में, संस्कृत में जो है वो कंपोज किया गया था। इसके बाद इनको डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्ना और कास्ट सिस्टम, जो कि नॉर्थ इंडिया का एक तरह से हम कह सकते हैं देन थी। वो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे ही कंट्री में प्रिवेल किया।
लगभग ही हर कोई ऐसी चीज़ जगह बची नहीं है जहाँ पे वर्ण या कास्ट सिस्टम जो है वो आज के टाइम पे ना हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड द कंटेम्प्रेरी इंडिया। अब ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले ये कहना चाह रहा है कि कैसे जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसकी स्टडी हमको आज की जो प्रॉब्लम्स हैं या आज की जो चीज़ें हैं वो आज के समय पे कैसे रेलेवेंट है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट एज्यूम स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी फेस इन द मॉडर्न टाइम्स। जो प्रॉब्लम्स हम आज के टाइम पे फेस करते हैं वो कहीं ना कहीं उनका रूट जो है वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में लाई करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंशियंट इंडियंस जो थे उन्होंने रिमार्केबल प्रोग्रेस करी किसमें, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में। लेकिन जो आज की साइंस है उसके साथ कॉम्पिटिट करने के लिए हमको जो है वो पुराने तौर तरीकों को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। ओके, तो कुछ पॉइंट्स और हैं इसमें, हम देख लेते हैं। अभी क्या है, एंशियंट इंडियन सोसाइटी जो थी उसमें बहुत सारा सोशल इनजस्टिस था। आप जानते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो थे वो हायर वर्ण माने जाते थे। शूद्रों के ऊपर काफ़ी सारे जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। जो शूद्र थे, जो अनटचेबल्स थे, उनको काफ़ी सारी जो है वो प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, जो कि उनके लिए आज के टाइम पे अगर हम सोच के भी देखें तो बहुत ही हमारे लिए हॉरिबल सा जो है एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सम पीपल क्लैमर टू द रेस्टोरेशन ऑफ द एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसर्न ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट हेरिटेज एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यानी कि कुछ लोग आज क्या चाहते हैं कि कुछ लोग आज भी कहते हैं ना कि हमको पुरानी सभ्यता को वापस लाना है। ऐसा नहीं है, हमें पुराना जो भी अपना सभ्यता है, हमारा कल्चर है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, उसको प्रिजर्व करना है। उसके जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमको प्रिजर्व करनी है। ऐसा नहीं कि हमें पुरानी टाइम्स को हमें वापस आज के टाइम पे ले आना है, क्योंकि पुराने टाइम में हम जानते थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें आज के टाइम पे सरवाइव करने के लिए मतलब बहुत ही मुश्किल जो है वो मुश्किलें पैदा कर देगी। तो हम उन चीज़ों को रेस्टोर नहीं कर सकते। तो ये जो सोशल इनइक्वालिटीज़ पहले एंशियंट इंडिया में हुआ करती थी, वो अगर हम रिस्टोर कर देंगे वही सोसाइटी आज के टाइम पे, तो ये हमारा जो लाइफ है ना वो बहुत ही मतलब कैसे कर देगा, मुश्किल कर देगा, है ना। अब जो एंशियंट इंडिया था वो डिफरेंट था। जो आज की नीड्स हैं वो अलग हैं। आज के टाइम पे जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है वो एंशियंट इंडियंस की जो लाइफ थी उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आज वो रूल्स, वो ट्रेडिशंस हम पूरी तरह से फॉलो तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इंडिया कैन नॉट डेवलप स्पीडली अनलेस सच वेस्टेजेस ऑफ द पास्ट आर रिमूव फ्रॉम इट्स सोसाइटी। और आज के टाइम पे अगर हमको बाकी सभी देशों के साथ में कोप अप करना है, हमको उनके जैसा ही प्रोग्रेस करना है, तो फिर हमको जो हमारा पास्ट रहा है इसके जो हमारी बुरी चीज़ें रही हैं इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। वी देयरफॉर शुड प्रिजर्व आवर कल्चर, नॉट रेस्टोर द पास्ट। हमें अपना जो कल्चर है वो प्रिजर्व करना चाहिए, ना कि जो पास्ट है उसको हमें रेस्टोर करने की कोशिश करनी है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर सो।